हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत आवेश, आवेश के प्रकार, आवेशन की विधियां एवं। तो सबसे पहले विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य आवेशित पदार्थ को आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कराता है। यानी कि यदि किसी पदार्थ में आवेश है, वह पदार्थ आवेशित है, तो वह दूसरे आवेशित पदार्थ पर या तो आकर्षण बल लगाएगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की प्रॉपर्टी में, आवेश की में। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं विद्युत आवेश। चूंकि हम जानते हैं विद्युत धारा बराबर के होता है आपका आवेश बटे के समय। क्या होता है? आवेश बटे के समय। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? धारा इंटू के समय। धारा इंटू के समय, यानी कि आवेश को Q से निरूपित करते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू के टी, जहाँ I क्या है? वैद्युत धारा है और T समय। आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, अब मात्रक क्या होगा? फॉर्मूले से I धारा है तो I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और T क्या है? समय। तो Q का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड। दूसरे यदि इसके SI मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक होता है कूलाम। SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है। इतने बड़े आवेश का जो निकाय है या पदार्थ, इतना आवेश जनरली हम देखते हैं कि जो आवेशित पदार्थ होता है उसमें माइक्रो कूलाम में या फिर मिनी कूलाम में आवेश होता है। आवेश कूलाम जो है आवेश का बड़ा मात्रक है। तो इसको CGS पद्धति में अन्य छोटे मात्रकों में व्यक्त किया गया है। तो एक कूलाम आवेश बराबर के होता है आपका 3 × 10⁻⁹ ESU। ESU का मतलब है इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। एक इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एक कूलाम बराबर के 3 × 10⁻⁹ FR होता है। FR का मतलब फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन है, और ये फ्रैंकलिन वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक के सम्मान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम क्या कहते हैं? एक फ्रैंकलिन भी कहते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। नेक्स्ट हम आवेश के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आवेश? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। आवेश के प्रकार और आवेश के प्रकार में, आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के हुए? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश किसे कहेंगे? यानी कि पॉजिटिव चार्ज। किसी वस्तु पर आवेश है, ये तो हमने मान लिया कि वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण व्यक्त करेगी, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि वह धनावेश है या ऋण आवेश है? तो धनावेश जो होता है किसी वस्तु पर उसकी सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता। धनावेश किसी वस्तु पर उसकी सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। यानी कि कोई वस्तु धनावेशित है तो उसमें उसकी सामान्य स्थिति से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अर्थात किसी वस्तु पर धन आवेश उसकी सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी को व्यक्त करता है। ऋण आवेश।
ऋणावेश किसी वस्तु पर ऋणावेश उसकी सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को व्यक्त करता है। यानी कि किसी वस्तु पर यदि ऋणावेश है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसकी सामान्य स्थिति से यानी कि नॉर्मल पोजीशन से क्या है, अधिक है। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं NaCl। NaCl में यदि अलग अलग डिवाइडेड करें तो ये होता है Na+ और Cl-। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरीन पर ऋणावेश है, और जो सोडियम है उस पर क्या है, धनावेश है। यानी कि सोडियम में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि उसकी सामान्य स्थिति से एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इस पर क्या है, एक धन आवेश है। क्लोरीन में उसकी सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, इसलिए क्लोरीन पर क्या है, ऋण आवेश है। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हमारा ये कि किसी भी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए, यानी कोई वस्तु ऋणावेशित है या धनावेशित है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, ना कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षा में स्थित होती है, जिससे उनको पृथक करना क्या होता है, आसान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं, जिससे उन्हें पृथक करना कठिन होता है या मुश्किल होता है। अर्थात ऐसे लिख सकते हैं इसको, किसी वस्तु के या किसी पदार्थ के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में स्थित होते हैं, जिससे उन्हें पृथक करना आसान होता है, जबकि प्रोटॉन नाभिक में स्थित होने के कारण ये प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं, जिससे इन्हें पृथक करना कठिन होता है। यानी कि कोई वस्तु चाहे धनावेशित है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटॉनों की क्या है, अधिकता है, और ऋणावेशित है तो ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यानी कि दोनों के लिए, चाहे कोई वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है, दोनों के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। यानी कि कोई वस्तु धनावेशित है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और यदि कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसकी सामान्य स्थिति से अधिक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में हमारा आवेशन। आवेशन का मतलब है चार्जिंग, और चार्जिंग शब्द एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है जो हमारे रोज यानी कि आम या दैनिक जीवन में आज के समय में रोज काम में आता है। तो चार्जिंग यानी कि आवेशन का मतलब है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, यानी कि कोई वस्तु को हम कैसे आवेशित कर रहे हैं वही क्या कहलाएगी, आवेशन कहलाएगी या चार्जिंग कहलाएगी। जैसे मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करके आवेशित करते हैं, यानी कि चार्जिंग करते हैं, तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, चार्जिंग कहलाती है। ऐसे ही किसी पदार्थ या किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है, यानी कि चार्जिंग। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। अब आवेशन की यहां आपकी 3 विधियां दी गई है। कितनी विधियां दी गई हैं, 3 विधियां दी गई है। घर्षण द्वारा आवेशन, चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन, और तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन।
पहली विधि कौन सी है? घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि है हमारी चालन या संपर्कन, यानी चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन। और तीसरी विधि है हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चालन आवेशन की हमारी तीन विधियां हैं। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन, तीसरा है हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले लेते हैं हम घर्षण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि दो वस्तुओं को आवेशित करना। क्या है हमारी घर्षण द्वारा आवेशन की विधि? घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन पहली विधि। तो घर्षण द्वारा आवेशन यानी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या उनके मध्य घर्षण कराया जाता है तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल ले, एक उदाहरण द्वारा इसको समझे। जो कंघी होती है हमारे बालों में करते हैं, रोज बालों में करते हैं। यदि हम कंघी को सूखे बालों में बार बार करें तो बालों और कंघी के मध्य में क्या होगा? घर्षण होगा। अब आप उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए और छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाके आप देखते हैं कि वह कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। किसके कारण? आवेशन के कारण। क्योंकि कंघी में क्या आ गया? आवेश आ गया, जिसके कारण वह वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। मैंने कहा था ना अभी जो परिभाषा दी थी कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या कराती है? अनुभव कराती है। या तो आकर्षण बल लगाती है या फिर प्रतिकर्षण बल लगाती है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कंघी को हम बार बार अपने सूखे बालों से रगड़े और उस कंघी को बाद में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाए तो वह कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। यही विधि हमारी क्या कहलाती है? घर्षण द्वारा आवेशन की विधि कहलाती है। अन्य उदाहरण भी हम इसमें लेंगे। जैसे मान के चलो कांच की छड़ को, किसकी छड़ को? कांच की छड़ को यदि रेशम या सिल्के के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ आपकी धनावेशित हो जाती है और रेशम या सिल्के का कपड़ा क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। ऐसे ही है आपका दूसरा एग्जाम्पल जो है, यदि बिल्ली के खाल को एवोनाइट या फर की छड़ से, किसकी खाल को? बिल्ली की खाल को एवोनाइट या फर की छड़ से रगड़ा जाए तो फर की जो बिल्ली की खाल है वो धनावेशित और एवोनाइट या फर की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आवेशन की जो घर्षण है उस प्रक्रिया में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह वस्तु तो क्या हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन निकले हैं वह वस्तु क्या हो गई? धनावेशित हो गई। क्योंकि इसमें क्या आ गई? इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई। घर्षण कराने से पहले दोनों वस्तुएं कैसी थी? सामान्य स्थिति में थी, यानी कि नॉर्मल था, किसी पे कोई चार्ज नहीं था, शून्य आवेश था। जब उनके मध्य घर्षण कराया तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन किस में गए? दूसरी वस्तु में चले गए। तो जिस वस्तु में गए वह वस्तु क्या हो गई? ऋणावेशित। और जिस वस्तु पर गए, जिस वस्तु में से गए वो वस्तु क्या हो गई? आपकी धन आवेशित हो गई। तो घर्षण द्वारा आवेशन की परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि जब दो पदार्थों या क्या ले सकते हैं? वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या इनके मध्य घर्षण करवाया जाता है तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाती है। यही प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें
तो किस वस्तु पर धनावेश आएगा, किस वस्तु पर ऋणावेश आएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमको याद रखने वाला प्रश्न होता है कि किस वस्तु पर धनावेश आएगा, किस वस्तु पर ऋण आवेश आएगा। ये एक्सपेरिमेंट किए हुए जिसका हमें पता है कि जैसे मान के चलो, अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ घर्षण द्वारा आवेशन के। तो किस वस्तु पर धनावेश आएगा और किस वस्तु पर ऋणावेश आएगा। तो जो धनावेश आएगा वो मैं इधर लेता हूँ और जो ऋणावेश आएगा उन वस्तुओं को मैं इधर लेता हूँ। तो सबसे पहले नंबर 1, यदि मान के चलो कांच की छड़ को, किसकी छड़ को, कांच की छड़ को, किसके, रेशम या सिल्क, सिल्क या रेशम एक ही बात है, के कपड़े, कांच की छड़ को यदि रेशम या सिल्के के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम या सिल्के के कपड़े पे क्या आता है, ऋण आवेश आता है। क्यों? क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं, रेशम या सिल्के के कपड़े पे चले जाते हैं। तो जिससे यह वस्तु तो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, यह वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका बिल्ली की खाल को, बिल्ली की खाल को किससे, एवोनाइट, बिल्ली की खाल को एवोनाइट या फर, एवोनाइट या फर की छड़ से रगड़ा जाए तो बिल्ली की खाल कैसी, धनावेशित, और एवोनाइट कैसा, ऋण आवेशित हो जाता है, यानी एवोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है आपका ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा को यदि हम एवोनाइट या प्लास्टिक आदि की छड़ से रगड़े तो ऊनी कपड़ा धनावेशित और एवोनाइट या प्लास्टिक ऋणावेशित हो जाता है। अब इसका पता हमने कैसे लगाया कि कांच की छड़ धनावेशित हो गई, रेशम का कपड़ा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। देखिए, दो कांच की छड़ लीजिए और दोनों कांच की छड़ को अलग अलग रेशम के या सिल्की के कपड़े से रगड़िए। दोनों का, एक कांच की छड़ एक पहली ली, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, दूसरी छड़ ली, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा। अब इन दोनों को, इस दोनों कांच की छड़ों को आपस में क्या लगा दीजिए, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दीजिए। हम देखते हैं कि दोनों छड़ें क्या है, आपस में क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है। क्या होती है, क्योंकि धनावेश, धनावेश तो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ये हम आगे आवेश की जो प्रॉपर्टी है, आगे इसके जो गुणधर्म है उसमें पढ़ते हैं विस्तार से कि धन आवेश धनावेश को क्या करता है, यानी समान आवेश को प्रतिकर्षित करता है, और समान आवेश जो विपरीत आवेश है वो परस्पर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। दूसरी जो हमारी आवेशन की विधि है, दूसरी जो आवेशन की विधि है वो है हमारी चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन। चालन या संपर्कन, संपर्कन द्वारा भी कहते हैं या स्पर्श द्वारा भी कहते हैं, चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन। तो चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन में यानी कि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है। जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो वह अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, और यह प्रक्रिया हमारी चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन कहलाती है। जैसे मान के चलो, ये जो मार्कर है कैसा है, आवेशित है, और ये क्या है, अनावेशित है। अब दोनों कैसी वस्तु है, चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन के लिए ये अनिवार्य कंडीशन है कि दोनों वस्तु कैसी होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए। जब मैं इस अनावेशित वस्तु को इस आवेशित वस्तु के संपर्क में रखता हूं तो इस वस्तु का जो आवेश है वो किस पे हो जाता है, इस पर वितरित हो जाता है, यानी जितना इस पे है उतना ही कितना चला जाता है, यानी कि इसका आधा आवेश इस पर चला जाता है। तो ये वस्तु तो आवेशित थी, लेकिन साथ में ही ये वस्तु भी क्या हो गई, आवेशित हो गई, यानी कि इसमें वस्तु का क्या हुआ, संपर्क हुए, यानी कि एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु दोनों का क्या हुआ, संपर्क हुआ। इसलिए इसको क्या कहते हैं, चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखते हैं इसकी, तो परिभाषा इस तरह से है आपकी, जब किसी अनावेशित वस्तु को यानी कि नॉन चार्जिंग अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो वह अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है
हो जाती है। यही प्रक्रिया चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन कहलाती है। आवेशन कहलाती है या आवेशन की विधि कहलाती है। अब इसको हमें एक प्रथा के थोड़ा सा डायग्राम बना के समझे कि चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि मान के चलो दो चालक गोले हैं, एक आवेशित है और दूसरा कैसा है, अनावेशित है। एक चालक गोला ये है, को चालक स्टैंड पर रखा हुआ है, और दूसरा चालक गोला ये है, ये भी किस पर रखा हुआ है, को चालक स्टैंड पर रखा हुआ है। अब ये कैसा है, हमारा आवेशित है। कैसा है, इस पर धन आवेशित है, यानी कि ये आवेशित गोला है। दूसरा ये कैसा है, अनावेशित गोला है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये वैद्युत रूप से कैसा है, उदासीन है। अब जब दोनों को इनके क्या रखते हैं, आपस में संपर्क में रखते हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, ये गोला और दूसरा ये गोला, दोनों को क्या रखते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं। एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, वही कुचालक स्टैंड ऊपर रखे हुए हैं। तो इसका जो धनावेशित है वो कुछ इस पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, और ये तो साथ में क्या होता है, रहता ही है। तो इस प्रकार ये वस्तु कैसी थी, अनावेशित वस्तु थी, लेकिन आवेशित वस्तु के संपर्क में आने पर क्या हो गई, यह भी क्या हो गई, आवेशित हो गई। अब दोनों को क्या कर लेते हैं, पृथक पृथक कर लेते हैं। दोनों को क्या कर लिया, पृथक पृथक कर लिया। तो इस पर आवेश यूं की तो ही रहता है, यानी कि जाता नहीं है, और उस पर आवेश था, पहले से ही था, तो उसका भी आवेश समाप्त नहीं होता। तो यह विधि हमारी क्या कहलाती है, चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन की विधि कहलाती है। तीसरी है आपकी आवेशन की तीसरी विधि है आपकी प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरी विधि कौन सी है आपकी, प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये जो विधि है आपकी आवेशन की, ये बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे जादुई विधि है, क्योंकि ना तो इसमें वस्तु को रगड़ा जाता है, दोनों वस्तुओं को, ना ही एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है। केवल क्या किया जाता है कि एक अनावेशित वस्तु के पास में आवेशित वस्तु लाई जाती है, उसका स्पर्श नहीं किया जाता, उन दोनों का संपर्क नहीं किया जाता। जैसे मान के चलो ये अनावेशित वस्तु है और इसके संपर्क में नहीं डालना है, मुझे केवल दूरी रखना है, दूरी बनाए रखनी है, यानी कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं कराना है, फिर भी ये वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। यही विधि हमारी क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि कहलाती है। तो जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही, यानी संपर्क में हम क्या कर रहे हैं, ला नहीं रहे, लाए बिना ही, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही अनावेशित वस्तु को आवेशित कर देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही वस्तु को आवेशित कर देने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब प्रैक्टिकली रूप से इसको समझें तो यानी कि बिना संपर्क में लाए वस्तु को कैसे आवेशित करेंगे, तो ये अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं। देखिए ये कोई क्या है, अनावेशित गोला है जो कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। कैसा गोला है, अनावेशित। अब इसके पास में हम क्या लाते हैं, एक छड़ लाते हैं। क्या लाते हैं, छड़ लाते हैं, कोई सा भी हो, जैसे मान के चलो इस पर क्या है, धन आवेश हो सकता है, ऋण आवेश भी हो।
तो प्रेरण के कारण इस वस्तु पर धनावेशित है तो इस गोले की सतह पर इधर क्या आ जाएगा, ऋण आवेशित प्रेरित हो जाएगा, और शेष इसका जो दूसरा है धन आवेश इसकी विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। तो प्रेरण के कारण नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस चालक गोले पर क्या हो जाएगा, आवेश प्रेरित हो जाएगा। अब आवेश प्रेरित कैसे होगा, इधर प्लस है तो इसका क्या होगा, माइनस आवेश प्रेरित होगा, और इस आवेश की पूर्ति करने के लिए इसके दूसरी तरफ क्या होगा, धन आवेश प्रेरित होगा। अब हमें रखना एक आवेश है, क्योंकि हमने पता है ये वस्तु कैसी है, उदासीन थी। दोनों प्लस माइनस यदि जोड़ेंगे तो हम क्या आएगा, बराबर आएगा, आपका क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी कि दोनों आवेश आवेश में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी शून्य आवेश हो जाएगा। लेकिन हमें इसको आवेशित करना है तो हम क्या करते हैं, एक चालक तार द्वारा इसको भू संपर्कित कर देते हैं। क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित का मतलब है अर्थिंग कर देते। तो ये वाला जो आवेश है, धन आवेश, कहां चला जाता है, भू संपर्कित हो जाता है, यानी कि अर्थ में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, और हमारे गोले पर यानी कि जो उदासीन गोला था उस पर क्या रह जाता है, केवल नेगेटिव आवेश रह जाता है। इस प्रकार से हमारा गोला जो अनावेशित था वह भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें।